चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोसेट और लैग्रांज थ्योरम। तो सबसे पहले हम कोसेट की डेफिनेशन देखते हैं। कोसेट्स क्या होते हैं? अगर जी आपके पास कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, देन ये वाले जो सेट होंगे इस टाइप के जी एच, वेयर इसको इस तरह लिखेंगे जी एच बिलोंग्स टू एच, कि एच आपका सब ग्रुप है और जी जो है कैपिटल जी के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जी ग्रुप है, एच जी का सब ग्रुप है। देन ये जो सेट हमने डिफाइन करवाया है जी एच इज इक्वल टू जी एच वेयर एच बिलोंग्स टू एच, यानी आपने जी के एलिमेंट्स को एच के एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप का जो ऑपरेशन है वो मैंने मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है, एडिशन के लिए मैं इसको अलग से बता दूंगा। तो ये कोसेट बनेगा। ठीक है, कोसेट ये आपके पास क्योंकि आपने ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई किया या लेफ्ट साइड पे ऑपरेट करवाया है, तो ये आपके पास लेफ्ट कोसेट होगा। इसी तरह से आप राइट कोसेट भी बना सकते हैं। एच जी आपके पास आ जाएगा यहाँ पे एच जी, एच बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये आपके पास ऊपर क्योंकि जी जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है तो वो आपके पास लेफ्ट कोसेट होगा, और नीचे जी राइट साइड पे एच के तो ये आपके पास राइट कोसेट्स होंगे। ठीक है, अब हम कोसेट्स की कुछ एग्जांपल्स करते हैं। ग्रुप का ऑपरेशन में मल्टीप्लिकेशन लिया हुआ है, तो सबसे पहले कुछ मल्टीप्लिकेशन वाले एग्जांपल करते हैं, देन हम एडिशन के लिए इसको डिफाइन करेंगे और एडिशन वाले दो एग्जांपल्स कर लेंगे। तो जी को ले रहे हैं S3। ठीक है, तो S3 में E A स्क्वायर B A B एंड A स्क्वायर B। ठीक है, कोसेट सब ग्रुप H में ले लेता हूं E A एंड A स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसके कोसेट्स बनाता हूं H के G में। तो GH डेफिनेशन GH H belongs to H। चलिए, अब G आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले हम EH लेते हैं। ठीक है, यानी आपने H के एलिमेंट्स को E के साथ मल्टीप्लाई करना, तो H में लिखेंगे क्या है E A एंड A स्क्वायर, ये ऐसे है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा E A A स्क्वायर, यही आ गया। देन AH करवाएं E A A स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? देखें A स्क्वायर और A क्यूब आइडेंटिटी बन गई, तो मैंने इसको पहले लिख लिया। फिर A और A स्क्वायर आ गया और फिर A भी आ गया। ठीक है, उसके बाद A स्क्वायर ले लें, A स्क्वायर H, A स्क्वायर E A A स्क्वायर, तो यहां पे भी आपके पास वही एलिमेंट्स आ जाएंगे E A एंड A स्क्वायर, क्योंकि A स्क्वायर को जब A स्क्वायर से बनाएंगे तो A की पावर 4, और वो आपके पास इसमें क्या होती है A के बराबर होती है। A स्क्वायर और A आइडेंटिटी और A स्क्वायर इनटू E आपके पास A स्क्वायर होता है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये वाले एलिमेंट्स लिए हमने ग्रुप के E A एंड A स्क्वायर, इनके जब हमने कोसेट्स बनाए हैं, तो चूंकि ये वाले एलिमेंट्स जो है वो H के अंदर ही शामिल थे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ रहे हैं? H के इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहां से क्लियर होगी कि AH आपका जो कोसेट होगा वो H के बराबर होगा अगर आपका A जो है वो किसमें शामिल है? H में शामिल। ये GH जो है वो आपका H के बराबर होगा अगर आपका G जो है वो H के अंदर शामिल है। A एंड A स्क्वायर से तो हमने कोसेट्स बना लिए। अब हमारे पास B A B और A स्क्वायर B लगे, तो पहले BH फाइंड करते हैं। B H क्या है? E A एंड A स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? B, उसके बाद BA आ जाएगा। अब BA क्या हमारा S3 में है? S3 के अंदर तो BA है ही नहीं, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा कि BA जो है इनमें से किसी एक एलिमेंट के इक्वल होगा। और आपको पता है कि S3 को हम इस तरह लिख सकते हैं AB such that A cube is equal to B square is equal to AB whole square is equal to E। तो हम इस रिलेशन से जो है निकाल लेते हैं कि BA जो है वो किसके इक्वल होगा। तो AB होल स्क्वायर जो कि E के इक्वल है, इसका क्या मतलब है कि AB इज इक्वल टू AB इनवर्स, और यहां से ये B इनवर्स A इनवर्स आ जाएगा, और B इनवर्स जो है आपके पास किसके इक्वल होता है? इसमें B के इक्वल होता है, और A इनवर्स आपका A स्क्वायर होता है। तो एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, ये भी हमें यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद एक रिलेशन हमें चाहिए BA, तो यानी यहां से A को हमें खत्म करना पड़ेगा, तो A इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दें इधर भी,
इधर भी ये आपके पास ए बी, ए इनवर्स आपके पास क्या है ए स्क्वायर, तो यहां से बी आ गया। अब बी ए स्क्वायर आपने खुद ही लिखा होगा कि वो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, तो ये आपके पास ए बी और ये बी ए, तो यानी आपका ए स्क्वायर बी किसके इक्वल है, बी ए। अब इन दो रिलेशंस की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है, बाकी जो हमने क्वेश्चंस बनाने हैं इसलिए हमने सेपरेट उनको निकाल लिया ताकि आगे जो हमारी मल्टीप्लिकेशन है वो इजी हो जाए। तो b को जब हमने a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है a स्क्वायर b, एंड b को a स्क्वायर से किया तो क्या आ रहा है ab, ठीक हो गया। तो अब हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया bh, अब बाकी हमने जो निकाले हैं abh और a स्क्वायर bh उनको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उनको लिख सकते हैं क्योंकि उसके लिए हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, हम उनको यूज कर लेते हैं। क्या दो थ्योरम्स हैं कि एनी टू लेफ्ट, यहां पे हमने लेफ्ट पे कोसेट्स बनाए हैं, तो एनी टू लेफ्ट कोसेट्स आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट, कि जो दो लेफ्ट कोसेट्स हैं वो या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिसजॉइंट होंगे। और दूसरा थ्योरम हमारे पास क्या था कि एनी टू लेफ्ट कोसेट्स हैव द सेम कार्डिनैलिटी, कि उनका साइज जो है वो सेम होगा, यानी जितना इन कोसेट्स का साइज है उतना ही इन जो हमने बाकी कोसेट्स लिखने हैं ए बी एच और ए स्क्वायर बी एच, उनका साइज भी कितना ही होगा, 3 ही होगा। अब वो होंगे क्या वो हमने देखने हैं। हम ये देख चुके हैं कि एनी टू लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो है वो या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर हमारे पास डिसजॉइंट होंगे। अब ये देखें कि यहाँ पे आपके पास क्या आ चुके हैं ई एंड ए स्क्वायर, और इधर क्या आ चुका है बी ए स्क्वायर बी एंड ए बी। तो अब हमारे पास जो कोई भी कोसेट जो है जो हमने यहाँ पे बनाना है ए बी एच और ए स्क्वायर बी, वो इनके ही इक्वल आएगा, इनमें से कोई नहीं आ सकता। तो वो हमारे पास कौन से आएंगे, यही वाले आएंगे। तो हमारे पास जो कोसेट्स बन रहे हैं, आप देखें ए बी एच और ए स्क्वायर बी एच, ये तीनों एच के इक्वल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एच के इक्वल तभी आने हैं जब जी आपका एच में से होगा, ठीक है। तो हमने एच के कोसेट्स निकाल लिए जी में, और वो कितने बने हमारे पास, डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हमारे पास दो ही बने हैं, एक क्या है, एक एच है और एक ये बना। तो अगर आपने कोसेट्स की तादाद निकालनी हो, अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो क्या होगा, आप ऑर्डर ऑफ जी को ऑर्डर ऑफ एच से डिवाइड करोगे, तो ये आपके पास एच के जी के अंदर जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होंगे, लेफ्ट कोसेट्स या राइट कोसेट्स, ये हमेशा उनकी तादाद हुआ करेगी। और जो तादाद होगी इसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। क्या है इंडेक्स ऑफ एच इन जी, कि एच के जी के अंदर जितने डिस्टिंक्ट लेफ्ट या राइट कोसेट्स हैं उनकी जो तादाद है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडेक्स ऑफ एच इन जी। और डिनोट हम इसको कैसे करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि इंडेक्स ऑफ एच इन जी या एच के जी के अंदर कितने लेफ्ट या राइट कोसेट्स बनते हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। तो अब हम देखते हैं, अब ये वाली डेफिनेशन जो हमने कोसेट्स की लिखी थी ये अंडर मल्टीप्लिकेशन थी, हम एक एग्जांपल जो है अंडर एडिशन वाली भी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम कोसेट्स के जो है रिजल्ट्स उनको देखते हैं। तो ये जो पहले हमने एग्जांपल और डेफिनेशन लिखी थी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन के साथ थी, और अगर हम अंडर एडिशन की बात करें तो फिर हमारे पास कोसेट्स ऐसे बनेंगे जी प्लस एच टाइप, ठीक है। अगर एच जी का सब ग्रुप है, जी कोई ग्रुप है तो, और एच का जो जी का ऑपरेशन जो है एडिशन है, तो जी प्लस एच टाइप के कोसेट्स बनेंगे, जिसको हम लेफ्ट कहेंगे। अगर एच प्लस जी हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, राइट कोसेट्स बन जाएंगे। तो अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर जी आपके पास z हो, यानी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, और h हम ले लेते हैं e सेट ऑफ इवन इंटीजर्स जो कि इसका सब ग्रुप है, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। h जो है आपके पास क्या है, e है। अब हमने कैलकुलेट करने हैं h के कोसेट्स g में। तो डेफिनेशन क्या है, g प्लस h इज इक्वल टू g प्लस h एंड h बिलोंग्स टू h। तो सबसे पहले g के एलिमेंट्स लेने, अगर मैं 0 लेता हूं, 0 प्लस h, तो क्या आएगा मेरे पास, क्योंकि पिछले प्रीवियस एग्जांपल में भी हम देख चुके थे कि अगर आपका g h के अंदर शामिल है
तो जो आपका कोसेट बनेगा ना GH वो आपका H के इक्वल ही होगा। सो जो 0 +-2 +-4 +-6 ये वाले जो कोसेट्स होंगे इनको जब आप ऐड करेंगे GH के एलिमेंट्स में तो जो आपके पास कोसेट बनेगा वो कौन सा बनेगा H ही बनेगा, यानी वो आपके पास E बनेगा। तो अगर 0 में आप H को ऐड करते हैं, 0 में 0 ऐड करें 0, ठीक है, इसमें 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा +-2 +-4 +-6, यानी ये आपके पास अगेन H आ गया। अब अगर आप 2 + H करते हैं तो 0 कैसे आया? सबसे पहले मैंने ये किया कि मैंने -2 में 2 ऐड किया तो मेरे पास 0 आ गया। उसके बाद जब मैं 0 के अंदर 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा +2। तो अब -2 कहां से आएगा? जब मैं -4 के अंदर 2 को ऐड करूंगा तो मेरे पास +-2 दोनों आ गए। इसी तरह से आप बाकी एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। 2 को बाकी एलिमेंट्स के अंदर ऐड करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो बन जाएंगे और ये भी आपका क्या बनेगा H ही बनेगा। तो सिमिलरली आप n + H कोसेट बनाएंगे तो वो आपके पास H ही आएगा अगर n आपका H के अंदर शामिल है, ठीक है। अब हम बाकी सबको देखते हैं। बाकी हमारे पास कौन से ये वाले 1 और 3 वाले, तो हम 1 + H बनाते हैं। 1 + H हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 + 0 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। 1 + 2 आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। 1 + 4 क्या आ गया 5 आ गया। 1 + 6 क्या आ गया 7 आ गया, ठीक है। ये मैंने पहले पॉजिटिव ले ली, अब नेगेटिव ले लें। 1 - 2 क्या आ गया -1। 1 - 4 क्या आ गया -3। 1 - 6 क्या आ गया -5 एंड अप टू 100। तो ये देखिए आपके पास ये क्या बनेगा +-1 +-3 +-5 +-7, ठीक है। ये आपके पास कोसेट बन गया। उसके बाद जब भी आप 2 वाले जितने भी इवन वाले उनको तो आपने चेक कर दिए, अब बाकी जितने भी ऑड है उनको जब आप चेक करेंगे तो हमेशा आपके पास यही कोसेट आएगा, ठीक है। आप यहां 3 लगाएं 5 लगाएं -1 लगाएं -3 -5, यानी जितने भी ऑड इंटीजर्स होंगे अगर आप उनके कोसेट्स बनाएंगे, ठीक है, H में, तो वो आपके पास क्या बनेंगे ये वाला आपके पास कोसेट हमेशा ही बनेगा। तो हमने जब इवन इंटीजर्स को H के अंदर ऐड किया तो हमारे पास जो कोसेट बना वो H ही बना, और जब सारे ऑड लेंगे तो हमारे पास ये ऑड वाला बनेगा, ठीक है। इसको मैं O से डिनोट करूं तो मेरे पास सिर्फ 2 ही कोसेट्स बनेंगे E एंड O, ठीक है। आप बाकी सारे चेक कर सकते हैं, बाकी जितने भी आपके पास ऑड इंटीजर्स हैं उनको H के अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास ऑड ही बनेगा, उसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो आपके पास जो है हमेशा ऑड वाला ये वाला जो कोसेट है यही बनेगा। और वैसे भी जो आपके पास कोसेट की प्रॉपर्टीज है ये है कि जो कोसेट है वो ग्रुप की पार्टीशंस कर देते हैं, यानी आपके जितने भी कोसेट्स हैं, ठीक है, अगर आप उनकी यूनियन लें तो आपके पास पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। तो आप अगर इन 2 कोसेट्स की यूनियन लें तो आपके पास Z आ जाएगा, ठीक है। अगर आप H और ये जो O है आप इसकी अगर यूनियन लेंगे तो आपके पास ग्रुप पूरा आ जाएगा, तो यानी आपके पास कोई और कोसेट नहीं बनेगा। अगर आप कोई और बनाना चाहते हैं तो वो भी इन दोनों में से कोई एक ही बनेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई कभी भी नहीं बनेगा। अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं कोसेट्स के। AH = H जो हमने अभी यहां पे यूज किया था, ये इफ एंड ओनली के साथ रिजल्ट है A belongs to H, ठीक है, कि आपका जो कोसेट है AH है ये H की कोई आ जाएगा इफ एंड ओनली A जो है वो आपका H में शामिल है, जिसको हमने पार्शियली यहां पे यूज भी किया होगा। नेक्स्ट रिजल्ट है AH = BH इफ एंड ओनली A B इनवर्स आपका किसमें हो H में हो। He said any 2 distinct left or right cosets are either equal or disjoint, के 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट राइट कोसेट्स जो हैं, लेफ्ट या राइट कोसेट्स जो हैं वो या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर डिसजॉइंट होंगे, यानी ये कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 जो आपके कोसेट्स हैं उनके दरमियान में कोई एलिमेंट जो है कॉमन आ जाए, ठीक है। यानी या तो पूरे के पूरे इक्वल होंगे या फिर ऐसा होगा कि वो टोटली कोसेट्स जो है वो डिफरेंट नहीं होंगे, वो डिसजॉइंट होंगे। यानी आपका अगर AIH कोसेट है
इंटरसेक्शन विद वी आई एच कोसेट जो है हमेशा आपका क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा जब आपके पास, ठीक है। या तो ये हो सकता है या फिर आपका ये वाला जो कोसेट है ये इसके इक्वल भी हो, ठीक है। कि या तो कोसेट जो है आपके डिसजॉइंट होंगे या फिर वो कोसेट जो है वो आपके इक्वल होंगे। एंड नेक्स्ट क्या है कि जितने भी लेफ्ट और राइट कोसेट्स हैं वो ग्रुप की पार्टीशन कर देते हैं, यानी जी जो है वो आपका सारे कोसेट्स की यूनियन है, ठीक है। जी जो है वो आपका क्या है, सारे के सारे कोसेट्स की यूनियन अगर आप लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, जी बन जाएगा। और कोसेट्स ये ऐसे हैं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ऐसे रिजल्ट है इफ जी इज अबेलियन, अगर जी आपका अबेलियन हो तो हर कोसेट लेफ्ट कोसेट जो है वो राइट कोसेट दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। अगर जी अबेलियन है तो आपका हर लेफ्ट कोसेट जो है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग राइट कोसेट के इक्वल ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है कि अगर एचएल के जो जी के सब ग्रुप है और उनका इंडेक्स फाइनाइट है, यानी एच जी का सब ग्रुप है, के भी जी का सब ग्रुप है, जो एच का इंडेक्स है जी में वो भी फाइनाइट है, और जो के का इंडेक्स है जी में वो भी फाइनाइट है, ठीक है। एंड अगर m और n जो है वो रिलेटिवली प्राइम हो देन g h इंटरसेक्शन k, यानी h इंटरसेक्शन k का जो इंडेक्स होगा g में वो क्या होगा, इंडेक्स ऑफ h इन g और n डॉट इंडेक्स ऑफ k इन g। यहां आखिरी रिजल्ट देख ले कि h g का सब ग्रुप है, k भी g का सब ग्रुप है, h का g में इंडेक्स m है, k का इंडेक्स g में n है, यानी ये फाइनाइट इंडेक्स है। अगर m और n रिलेटिवली प्राइम हो देन क्या होगा, h इंटरसेक्शन k का जो g में इंडेक्स होगा वो किसके बराबर होगा, इंडेक्स ऑफ h इन g डॉट इंडेक्स ऑफ k इन g। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैग्रांज थ्योरम। और लैग्रांज थ्योरम को पढ़ने से पहले आपने याद रखना है कि लैग्रांज थ्योरम जो है ये जस्ट आपके पास फाइनाइट ग्रुप्स के लिए है। तो साथ में लिख देता हूं ये किन ग्रुप्स के लिए है, फाइनाइट ग्रुप्स के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अगर एच जी का सब ग्रुप है देन जो ऑर्डर ऑफ एच है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है। अगर एच जी का सब ग्रुप है तो एच का जो ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ये कब होल्ड करेगा, जब जी आपके पास फाइनाइट ग्रुप होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर एच जी का सब ग्रुप हो तो ऑर्डर ऑफ एच जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा, ठीक है। रिमेंबर दैट कि यहाँ पे जो जी आपके पास है वो कौन सा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। या हम इसकी दूसरी स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है, डॉट ऑर्डर ऑफ एच, ठीक है। कि आपका ऑर्डर ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल होता है, ऑर्डर ऑफ एच डॉट जो एच का इंडेक्स है जी में, यानी आपका ऑर्डर ऑफ एच भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और जो एच का इंडेक्स है जी में वो भी जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है। ये आपकी स्टेटमेंट है किसकी, लैग्रांज थ्योरम की, ठीक है। अच्छा, अगर तो इससे कुछ रिजल्ट्स हम देखते हैं लैग्रांज थ्योरम से। चूंकि ग्रुप का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर आप बात करें फाइनाइट ग्रुप्स की तो फाइनाइट ग्रुप में हर एलिमेंट का ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, ठीक है। ए जो है वो आपका एलिमेंट है किसका, जी का, ठीक है। कि ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को हमेशा डिवाइड करता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स। सबसे पहले हम स्टेटमेंट का कन्वर्स बनाते हैं। क्या होगा, इफ m अगर कोई नंबर है जो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, देन अगर m ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट h जो g का सब ग्रुप होगा, और जो ऑर्डर ऑफ h होगा वो आपका कितना होगा, m होगा, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ g का आपको कोई डिवाइजर मिल जाए तो उस डिवाइजर के कोरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप मिलेगा, ठीक है, और उस सब ग्रुप का ऑर्डर कितना होगा, m होगा। कन्वर्स जो है इस स्टेटमेंट का वो हमारे पास ये बन गया।
तो m जो है ऑर्डर ऑफ g का कोई डिवाइजर है, तो m के कोरस्पॉन्डिंग आपको g का एक सब ग्रुप मिलेगा h के, जिसका ऑर्डर कितना होगा, m होगा। ये आपके पास लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट का कन्वर्स है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या इस लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स जो है ये होल्ड करता है या नहीं करता, ठीक है। तो कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है, वो कौन से हैं? कन्वर्स होल्ड्स इन Cn, Zn और Dn, ठीक है। Cn रूट्स ऑफ यूनिटी वाले ग्रुप, Zn आपके पास अबेलियन ग्रुप्स हैं रेसिड्यू क्लासेस वाले, और Dn आपके पास डायहेड्रल ग्रुप्स हैं, ठीक है। इन सब ग्रुप्स में आपके पास लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है। यानी अगर आपको कोई नंबर मिले जो इनमें से किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा हो, तो आपके पास उस नंबर का सब ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिल जाएगा। Cn, Zn और Dn, इन तीनों में आपका जो लैग्रांज थ्योरम है इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल ऐसी भी है इन ग्रुप्स के अलावा सिमेट्रिक ग्रुप्स में से, वहां पे आपके लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स जो है वो होल्ड नहीं करता। वो कौन सा ग्रुप है आपके पास? A4। तो आपके पास एक ग्रुप है जिसमें इसका कन्वर्स होल्ड नहीं करता, कन्वर्स डज नॉट होल्ड इन A4, ठीक है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको बताई है। अब हम चेक करते हैं कि कन्वर्स क्यों होल्ड नहीं करता, ठीक है। A4 का ऑर्डर आपके पास कितना है? 12, ठीक है। ये मैंने आपको बताया भी था A4 के अंदर एलिमेंट्स कौन से हैं। जब मैंने S4 बनाया था तो साथ में A4 भी बनाया था और A4 के सब ग्रुप्स भी लिखे थे। तो हमने वहां पे देखा था कि 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं था। तो अब देखते हैं हम कि A4 का ऑर्डर कितना है? 12। तो इसके डिवाइजर कौन कौन से होंगे ऑर्डर के? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ये इसके डिवाइजर्स हैं, ठीक है, 12 के। 1 ऑर्डर का, 12 ऑर्डर का, तो ऑब्वियस सब ग्रुप्स हैं आपके पास जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब A4 के हम एलिमेंट्स लिखते हैं और फिर देखते हैं कि इन ऑर्डर्स के कोरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप्स मिलते हैं या नहीं मिलते। वैसे तो 2, 3 और 4 ऑर्डर वाले सब ग्रुप्स मैंने आपको पहले बता भी दिए हैं। जब S4 और A4 हमने बनाया था तो ऑर्डर 2 वाले सब ग्रुप्स भी लिखे थे, ऑर्डर 3 वाले भी लिखे थे और ऑर्डर 4 वाले भी लिखे थे। सिर्फ गड़बड़ थी यहाँ पे, ऑर्डर 6 पे गड़बड़ है, ठीक है। यानी ऑर्डर 6 की वजह से जो लैग्रांज थ्योरम का कन्वर्स है वो यहाँ होल्ड नहीं करता। यानी अगर 6 यहाँ पे 12 का डिवाइजर तो है, लेकिन A4 में 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। तो सबसे पहले ना हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं A4 के, फिर देखते हैं कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप इसमें क्यों नहीं बनता। तो A4 के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो ये थे, आइडेंटिटी, उसके बाद ट्रांसपोजिशंस थी आपके पास 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3, ठीक है। ये 2 लेंथ वाले जो डिसजॉइंट ट्रांसपोजिशंस थी। उसके बाद 3 लेंथ वाले साइकिल्स थे 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 2, 4, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 4, 3, 2, 3, 4, 2, 4, 3, ठीक है। ये आपके पास थी, आप काउंट कर लें, आप काउंट कर लें, ये आपके पास 12 एलिमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। ये इवन परमुटेशंस हैं सब के सब। तो अब हमने देखना है कि H एक ऐसा सब ग्रुप हो जिसका ऑर्डर कितना हो? 6 हो, और वो H जो है वो A4 का सब ग्रुप है या नहीं है, ये हमने बात चेक करनी है, ठीक है। अगर तो कन्वर्स होल्ड नहीं करता तो जाहिर है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप नहीं मिलेगा। और कन्वर्स होल्ड नहीं करता, हमने ये बात अब साबित करनी है कि 6 ऑर्डर का सब ग्रुप A4 के अंदर नहीं होता। तो अगर आपके पास A4 में 6 ऑर्डर का अगर सब ग्रुप मिलता है तो 6 ऑर्डर के कितने ग्रुप्स हैं आपके पास? 2 ग्रुप्स हैं। ऑर्डर 6 के 2 ग्रुप्स हैं। एक आपके पास Z6 है जिसका ऑर्डर 6 होता है, और एक है आपके पास S3 होता है जिसका ऑर्डर 6 होता है। Z6 के एलिमेंट्स ये हैं 0, 1,
2 3 4 5 रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 6 अंडर एडिशन, और S3 के एलिमेंट्स ये हैं E A A स्क्वायर B A B एंड A स्क्वायर B। ठीक है, एलिमेंट्स इसलिए लिखे हैं ताकि हमें आसानी हो जाए इन चीजों को अंडरस्टैंड करने में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जो H आपका है, जो 6 ऑर्डर वाला सब ग्रुप है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो फिर या तो वो Z6 होगा या फिर S3 होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये यहाँ पे तो परमुटेशंस पड़ी हुई हैं, यहाँ पे तो आपके पास रेजिड्यू क्लासेस हैं, तो ये तो कैसे बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप थ्योरी में वेल नोन रिजल्ट है कैलिस। तो अगर आपके पास A4 में ऑर्डर 6 का सब ग्रुप अगर मिलता है H, तो वो या तो आपका Z6 के बराबर होगा या फिर आपका वो S3 के बराबर होगा। अब इक्वल से क्या मुराद है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि H यहाँ पे तो परमुटेशंस पड़ी हुई हैं, Z6 में रेजिड्यू क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो ये ग्रुप से इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इक्वल से मुराद हमारा है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। ठीक है, सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो है दोनों ग्रुप्स की सेम होंगी। ठीक है, जैसे कि एक टोपोलॉजिस्ट है उनके नजदीक डोनट और कप में कोई फर्क नहीं, इसी तरह एक अलजेब्राइस्ट के नजदीक जो इक्वल है और आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, आइसोमॉर्फिक है, उनमें कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। अगर कोई दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों ग्रुप्स असल में इक्वल हैं, एक ही बात है, वो दोनों ग्रुप्स एक ही चीज हैं। तो H आपका Z6 होगा या फिर H आपका S3 होगा। अब सबसे पहली पॉसिबिलिटी को हम डिस्कस करते हैं कि H जो है वो आपका Z6 हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें Z6 को देखें, Z6 में आपके पास ये वाले एलिमेंट्स हैं, ये आइडेंटिटी का ऑर्डर कितना होगा 1 का ऑर्डर आपके पास कितना होगा 6, 2 का ऑर्डर आपके पास 3, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 एंड 1 का ऑर्डर क्या है 6 है। तो Z6 के अंदर आपको एक एलिमेंट मिल रहा है जिसका ऑर्डर कितना है 6 है, लेकिन आपको H में तो ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट मिलना ही नहीं है, बिकॉज A4 में तो ऑर्डर 6 का कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब ग्रुप के अंदर नहीं है ऑर्डर 6 वाला एलिमेंट, तो उसके सब ग्रुप में ऑर्डर 6 का एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता। सो H और Z6 तो आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, तो H और Z6 हमारे इक्वल नहीं हो सकते, यानी वो आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। सो ये हमारी पॉसिबिलिटी तो क्रॉस होगी। अब दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम H इज इक्वल टू S3 की। तो S3 के अंदर आप एलिमेंट्स का ऑर्डर देखें, आइडेंटिटी 1 ऑर्डर वाली, A 3 ऑर्डर वाला, A स्क्वायर 3 ऑर्डर, B A B एंड A स्क्वायर B 2 ऑर्डर वाले। यानी अगर H एग्जिस्ट करेगा तो उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 वाले, 2 एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 3 वाले और एक आइडेंटिटी होगी। तो सपोज दैट जी हम H बनाते हैं, एक तो आइडेंटिटी रख ली हमने, ऑर्डर 2 वाले हमने 3 एलिमेंट्स लेने हैं। तो अगर आप A4 को देखते हैं ना, तो A4 में ऑर्डर 2 वाले 3 ही एलिमेंट्स हैं, ये वाले। ठीक है, इन तीनों को हम लेना, इन तीनों को हम H में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद S3 के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं 3 लेंथ साइकिल या 3 ऑर्डर वाले। ठीक है, जब आप S3 की परम्यूटेशन बनाते हैं तो वो 1 2 3 और 1 3 2 साइकिल होते हैं, जो ये A और A स्क्वायर है हमारे। तो अब मुझे 2 एलिमेंट्स चाहिए ऑर्डर 3 वाले। तो जो H मेरे पास A4 है, इसमें से 3 लेंथ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, 2 ये 2 और 2 8 एलिमेंट्स हैं। तो आपने इनमें से अगर एक एलिमेंट जो भी उठाया, दूसरा उसका इनवर्स ही उठाना है, क्योंकि अगर आपने उसका इनवर्स ना उठाया तो वो कभी भी ग्रुप तो बनना ही नहीं। ठीक है, यानी अगर मैं एक एलिमेंट 1 2 3 ले लूं, दूसरा 2 3 4 ले लूं, तो कभी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 2 3 4 का इनवर्स ये है, 1 2 3 का इनवर्स ये है। ठीक है, तो इसलिए मैं 2 डिफरेंट साइकिल्स नहीं लूंगा। ठीक है, मैं 2 सेम साइकिल्स ही लूंगा। सेम साइकिल से मुराद ये है कि जो एलिमेंट्स इसमें है वही एलिमेंट्स उसमें है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये दोनों एलिमेंट्स एट अ टाइम लूंगा, या फिर ये वाले दोनों एलिमेंट्स एट अ टाइम, या फिर ये और या फिर ये। चेक करता हूं मैं इसको लेकर 1 2 3 एंड 1 3 2।
ये ऑर्डर 6 का मेरे पास सबसेट बन गया A4 का। मुझे चेक करना है क्या ये ग्रुप है या नहीं है। तो ये आपके पास ग्रुप नहीं बनेगा। उसकी क्या वजह है कि अगर आप इस 1 2 3 को इनमें से किसी एक के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड ही नहीं है। ठीक है, आप जब इन दो परमुटेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो जवाब आएगा वो अगेन इस सेट में से नहीं आएगा। तो अब ये मेरे पास ऑर्डर 6 का सबसेट बन गया। मुझे ये चेक करना है क्या ये ग्रुप है या नहीं है। मुझे क्या करना है, मैं इसमें से कोई एक एलिमेंट लेके इन तीनों में से किसी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लेता हूँ और आई एम वेरी श्योर कि वो मल्टीप्लिकेशन आपकी क्लोज नहीं आएगी, यानी जो एलिमेंट आएगा वो अगेन इस सेट में से नहीं होगा। तो आप 1 2 3 को इसके साथ वाले मल्टीप्लाई कर लें आप 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, इसमें से इस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं क्योंकि हमने ये A4 पे बनाया है। हमने इस A4 में से लिए एलिमेंट्स और A4 जो है वो जो सेट आपके पास A है जिसमें 4 एलिमेंट्स उन पे कंस्ट्रक्ट हुआ। तो आप देखिए 1 यहां पे 1 गोज टू 2, 2 गोज टू 1। ठीक है, उसके बाद 1 गोज टू यहां पे 1। जो एलिमेंट नहीं लिखा हुआ वो फिक्स होता है। ठीक है, इस परमुटेशन के अंदर 4 नहीं लिखा हुआ तो 4 का इमेज 4 होगा। यहां पे इसके अंदर 3 और 4 नहीं लिखे हुए तो 3 का इमेज इसमें 3 होगा, 4 का इमेज 4 होगा। और इसमें जो नहीं लिखे वो यहां पे फिक्स्ड है। अच्छा, उसके बाद हम 2 को देखते हैं। 2 का इमेज 3, यहां पे 3 नहीं है तो 3 का इमेज 3 ही होगा। ठीक है, और 3 का इमेज यहां पे क्या है 4। उसके बाद 3 का इमेज 1 का इमेज 2, यहां 2 नहीं है तो 2 का इमेज 2 ही होगा। उसके बाद 4 यहां पे नहीं है, 4 का इमेज यहां 4 है। यहां पे भी 4 नहीं है, यहां 4 का इमेज क्या है वो भी 4 ही है। और यहां पे 4 का इमेज क्या है 3। तो ये देखें ये आपके पास क्या आ गया 2 4 3। ठीक है, तो ये आपकी 2 4 3 वाला एलिमेंट आ गया, लेकिन ये इसके अंदर ही नहीं है तो आपकी मल्टीप्लिकेशन क्लोज ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपका H जो है ये सब ग्रुप नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद अब इन दो एलिमेंट्स को आपने चेक कर लिया। अब आप इन दो एलिमेंट्स को एट अ टाइम रख के चेक कर सकते हैं। फिर उसमें से एक एलिमेंट को इन तीनों में से किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लें। वो कभी भी आपके पास जो एलिमेंट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद वो इस सेट में से नहीं आएगा। इसी तरह आप इन दो एलिमेंट्स को भी ले सकते हैं, इन दो एलिमेंट्स को भी एट अ टाइम ले सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, H आपके पास कभी भी सब ग्रुप नहीं बनेगा। सो लेग्रांज थ्योरम जो है वो उसका कन्वर्स जो है वो यहाँ पे A4 के केस में फेल हो रहा है। यानी 6 जो है वो 12 को डिवाइड तो कर रहा था लेकिन 6 ऑर्डर का हमारे पास सब ग्रुप नहीं आ रहा। सो हमने लेग्रांज थ्योरम जो है उसको स्टडी किया, उसकी स्टेटमेंट पढ़ी, जो रिजल्ट से कुछ वो लिखे, देन उसके कन्वर्स की हमने बात की और हमें उसके कन्वर्स के लिए काउंटर एग्जांपल मिल गई A4 में कि A4 में आपके पास 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलता। लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें आपका जो लेग्रांज थ्योरम है उसका कन्वर्स होल्ड करता है। वो ग्रुप्स कौन से हैं? CN, ZN, DN। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। और याद रखना है कि ये फाइनाइट ग्रुप्स के लिए। ठीक है, जितने भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स हैं, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स हैं, ठीक है, या डायहेड्रल ग्रुप्स हैं, ZN है, CN है, इन सब के लिए लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स जो है वो होल्ड करता है। यानी हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्डिंग आपको सब ग्रुप मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज कुछ देखते हैं क्वेश्चंस ऑफ लेग्रांज थ्योरम के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए कन्वर्स ऑफ लेग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड। हमने बताया है कि लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स किस ग्रुप में होल्ड नहीं करता। सबसे पहले देखिए S3 है। S3 के सब ग्रुप्स हम बना चुके हैं। ऑर्डर 2 के भी सब ग्रुप मिले थे, ऑर्डर 3 के भी, ऑर्डर 1 और 6 के तो ट्री के भी थे। तो 6 के जितने भी डिवाइजर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमें सब ग्रुप्स मिले हैं। ठीक है, हम बना चुके हैं। तो इसमें तो लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स होल्ड करता है, तो ये हमारी ऑप्शन नहीं हो सकती। D4 के भी आप बना सकते हैं। ठीक है, D4 के अंदर, और मैंने साथ में पहले जब लेग्रांज थ्योरम को एक्सप्लेन किया तब बताया भी है कि DN के अंदर लेग्रांज थ्योरम कन्वर्स R बेस जो है वो होल्ड करता है। तो ये भी आपकी ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट D4 के भी सब ग्रुप्स हम बना चुके हैं। वैसे भी ये अबेलियन ग्रुप्स हैं। अबेलियन ग्रुप्स के केस में भी हमने कहा है कि लेग्रांज थ्योरम का कन्वर्स जो है वो होल्ड करता है। सो ये भी हमारी ऑप्शन नहीं है। लास्ट बच गया A4 के ऊपर हम डिटेल से बता चुके हैं कि
कि A4 के अंदर लाग्रांज कन्वर्स होल्ड नहीं करता बिकॉज A4 में आपको 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं मिलता, हालांकि जो 6 है वो A4 के ऑर्डर को डिवाइड करता है। सो ये आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। अब नेक्स्ट देखें, if G is equal to AB such that A की पावर 4 B square AB whole square equal to E, ये आपके पास D4 है जिसका ऑर्डर कितना है 8। हमने क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है इस सब ग्रुप का B से जो जनरेट हो रहा है। तो B से जनरेट होगा एक B आएगा, फिर B स्क्वायर आइडेंटिटी यानी 2 ऑर्डर का सब ग्रुप आएगा, ठीक है। ये H का ऑर्डर कितना है 2 और G का ऑर्डर कितना है 8। तो बताया हुआ तरीका, अगर ग्रुप फाइनाइट हो तो ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H जो है वो उसका इंडेक्स होगा। ऑर्डर ऑफ G 8 है, ऑर्डर ऑफ H 2 है, 8 over 2 4। सो D आपकी ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H। अब सब कुछ बदल गया, सब ग्रुप बदल गया लेकिन ग्रुप तो वही है, ठीक है। तो G का ऑर्डर 8 ही है लेकिन अब सब ग्रुप का ऑर्डर कितना है, A स्क्वायर से जनरेट हो रहा है सच दैट A की पावर 4 आइडेंटिटी। तो A स्क्वायर और A की पावर 4 भी नहीं लेंगे तो आइडेंटिटी, तो ये भी ऑर्डर 2 का सब ग्रुप ही है। तो इसमें भी आपके पास कितने कोसेट्स आएंगे, 4 ही कोसेट आएंगे, ठीक है, सेम है, कोई फर्क नहीं इसमें। नेक्स्ट देखें, इफ H इज द सबग्रुप ऑफ G, K भी G का सबग्रुप है, H K के अंदर कंटेन भी कर रहा है एंड G के अंदर H का जो इंडेक्स है वो 8 है, K का जो इंडेक्स है G में वो 4 है, देन हमने निकालना है H का इंडेक्स K में। तो उसके लिए हमारे पास रिजल्ट है, ये देखें थ्योरम K, अगर आपका H G का सबग्रुप हो, K G का सबग्रुप हो, H K के अंदर कंटेन कर रहा हो, एंड साथ में ये कंडीशंस भी हो कि H का इंडेक्स G में और K का इंडेक्स G में ये दोनों फाइनाइट इंडेक्स हो, ठीक है। तो फिर आपका जो H का इंडेक्स होगा K में वो बराबर होगा H का इंडेक्स G में डिवाइडेड बाय K का इंडेक्स G में। तो अगर आप इस रिजल्ट को यूज करते हैं तो यहां पे आपका जो K में इंडेक्स है, G का इंडेक्स, H का इंडेक्स G में वो 8 है, ऊपर 8 आ गया और नीचे K का इंडेक्स G में 4, तो 8 over 4 आपके पास क्या आ गया 2। तो K में H का इंडेक्स कितना आ गया 2। सो A आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G, H G का सबग्रुप है, A B G के एलिमेंट्स हैं, देन HA इज इक्वल टू HB। HA जो है वो H G का सबग्रुप है, A B G के एलिमेंट्स हैं, देन HA इज इक्वल टू HB, यानी ये दो कोसेट्स इक्वल होंगे इफ एंड ओनली इफ। तो इसके ऊपर भी हमने कोसेट्स वाले टॉपिक में रिजल्ट पढ़ा है कि HA इज इक्वल टू HA, B इफ एंड ओनली इफ AB इनवर्स बिलोंग्स टू H। तो AB इनवर्स वाली ऑप्शन देखिए ये B है, तो ये आपकी